हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग लिक्विड स्टेट चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे ठोस, द्रव तथा गैस में संरचनात्मक अंतर, या जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में अंतर जो है वो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, 9, 10, 11, 12 से आप पढ़ते आ रहे हो। बहुत ही ईजी टॉपिक है गाइस। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे कॉलम बना करके तीनों के बीच डिफरेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी आता है, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन कभी भी आता है किसी भी टॉपिक पे, तो आप लोग हमेशा ऐसे कॉलम बना करके ही दिखाना, उससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। मतलब जो भी आपकी टीचर है, मैम है, उनको अच्छे से समझ में आ जाता है कि कौन कौन सा डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री के और भी बहुत सारे वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, आप लोग एक बार चेक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे 4 कॉलम है। सबसे पहले कॉलम में हम लोग प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, मतलब इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर इस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम लोग तीनों में कंपैरिजन करेंगे, किसके किसके बीच में, सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड द्रव और गैस के बीच में। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टीज इसके बीच हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं, आकार एवं आयतन, मतलब शेप एंड वॉल्यूम। तो देखिए सॉलिड में क्या कहा जा रहा है, सॉलिड का निश्चित आकार व आयतन होता है क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये डायग्राम आप लोग, मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो सॉलिड होते हैं उनमें मॉलिक्यूल काफ़ी पास पास होते हैं, मॉलिक्यूल के बीच में जो आकर्षण बल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इस कारण इसका एक निश्चित शेप होता है। जैसे कि आप लोग इस पेन को ही देख लो, ये क्या है, सॉलिड है, इसका एक निश्चित आकार है और इसका एक वॉल्यूम भी है। और अगर हम लोग लिक्विड की बात करें तो इनमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं, सॉलिड की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो थोड़ा सा कम होता है। और हम लोग गैस की बात करें तो इसके मॉलिक्यूल काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं और इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है। तो उसी के बेस पे हम लोग बता सकते हैं कि जो सॉलिड होते हैं उनका निश्चित आकार भी होता है, मतलब उसका निश्चित शेप भी होता है और उसका वॉल्यूम भी होता है। बात करें अगर हम लोग लिक्विड की, तो ठोस की तुलना में द्रव के मॉलिक्यूल के मध्य आकर्षण बल थोड़ा सा कम होता है, जैसे कि आप लोगों को मैं डायग्राम में दिखाई चुकी हूँ, जिसके कारण इनका आयतन तो निश्चित रहता है परंतु इनका आकार निश्चित नहीं होता है। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे आपके पास वाटर है, अगर आप उसको बॉटल में डालते हो तो जो पानी है वो बॉटल का आकार ग्रहण कर लेते हैं। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि इसका निश्चित आयतन तो होता है लेकिन इसका निश्चित आकार नहीं होता है। पानी को हम लोग जिस भी बर्तन में डालते हैं वो उस बर्तन का क्या कर लेते हैं, आकार ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लिक्विड का निश्चित आकार नहीं होता है, वॉल्यूम तो होता है बट उसका निश्चित शेप नहीं होता है। गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच दुर्बल आकर्षण बल होता है, मतलब बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मॉलिक्यूल काफ़ी दूर दूर होते हैं, अतः इनका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है। अगर आप एक रूम में हो, रूम में गैस है, तो उसका ना आप आकार बता सकते हो, ना ही उसका वॉल्यूम बता सकते हो, ना ही इसका आकार निश्चित होता है, ना ही इसका वॉल्यूम निश्चित होता है। तो दोनों ही जो है वो निश्चित नहीं होते हैं। तो पहला आप लोगों को क्लियर हुआ, आकार एवं आयतन। अब चलिए सेकंड नंबर में हम लोग देख लेते हैं कणों की संरचना या फिर उनका अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जो भी गैस, ठोस, द्रव में जो भी पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट वगैरह देखने वाले हैं, उनकी संरचना देखने वाले हैं। सबसे व्यवस्थित कणों की संरचना होती है, अगर आप लोगों ने गैस का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, मैंने बहुत सारे मॉडल बताए हुए हैं गैस, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो अच्छे से अरेंज होते हैं, मतलब व्यवस्थित ढंग से होते हैं। लेकिन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं वो ठीक से व्यवस्थित नहीं होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, मतलब ठोस के कंपैरिजन में ये कम व्यवस्थित होते हैं। और जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो सबसे कम व्यवस्थित होते हैं, मतलब पूरा अव्यवस्थित होता है, मॉलिक्यूल इधर उधर घूमते रहते हैं। और चलिए थर्ड नंबर के देखते हैं, अवयवी कणों को जोड़ने पर। मतलब मान लीजिए सॉलिड के अगर हम लोग अवयवी कण को जोड़ेंगे तो हम उसको एक यूनिट नहीं बना सकते जब तक हम लोग उसको गर्म ना करें, या तो फिर इस टाइप से अगर ऐसी नॉर्मली कण को अगर हम लोग एक साथ ला के एक यूनिट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास एक गिलास पानी है और दूसरा गिलास पानी है, दोनों गिलास के पानी को अगर आप लोग एक बर्तन में डालोगे तो आपस में तुरंत मिल जाएगा, मतलब उसके जो भी अवयवी कण है वो आपस में जो है वो तुरंत जुड़ जाएंगे। लेकिन ठोस का जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा। और गैसें भी आसानी से मिलकर एक हो जाते हैं। मान लो आपके पास 2 गुब्बारे हैं,
एक गुब्बारा में कार्बन डाइऑक्साइड है, एक गुब्बारे में हीलियम गैस है एग्जाम्पल के लिए, दोनों को आप फोड़ दो तो आपस में क्या हो जाएंगे, तुरंत मिल जाएंगे वो। तो बस वही है, अवयवी कण किस में जल्दी से मिल जाते हैं, किस में जल्दी से जुड़ जाते हैं। इतना हुआ। अब चलिए आगे हम लोग और भी बहुत सारे पॉइंट देखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं घनत्व, डेंसिटी। घनत्व डेंसिटी मतलब क्या होते हैं, मतलब कितने कठोर हैं, कितने घने हैं वो, कितने उनका डेंसिटी कैसा है। तो जो सॉलिड होते हैं आपको पता ही है, सॉलिड बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जो लिक्विड होते हैं वो ठोस की तुलना में कम डेंसिटी वाले होते हैं। पानी को ही देखे हो, पानी को आप देख सकते हो वो सॉलिड होते हैं क्या, नहीं, तो उनकी डेंसिटी क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। अब गैस की डेंसिटी तो फिर बहुत ही कम होती है, बहुत ही निम्न होती है। सेकंड नंबर के देखते हैं, मतलब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंतराणु आकर्षण बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जैसे कि मैं आप लोगों को डायग्राम में ही बता चुकी हूँ कि जो सॉलिड होते हैं उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, उच्च होता है। लिक्विड का थोड़ा सा कम होता है और गैस का तो फिर बहुत ही कम होता है। तो आकर्षण बल ठोस का बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड का थोड़ा सा कम होता है, मध्यम होता है, और गैस का निम्न होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अणुओं के हैं सबसे मंद केवल कंपनात्मक गति पाई जाती है। मतलब अगर हम लोग ठोस में अणुओं की गति की बात करें तो उतना उसमें गति नहीं पाया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग द्रव और गैस की बात करें तो द्रव और गैस के मॉलिक्यूल में ऑल टाइप के जो भी मूवमेंट होते हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ताप का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठोस को अत्यधिक गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित होने लगता है। अब अगर हम लोग जैसे सोना है, सोना क्या रहता है, सॉलिड रहता है, अगर हम लोग उसको बहुत ज़्यादा गर्म करें तो फिर वो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। मतलब अगर हम लोग ठोस को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। द्रव को अत्यधिक गर्म करने पर वह गैस में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जैसे मान लो पानी है, उसको बहुत ज़्यादा उबालोगे तो फिर वाष्प बन के उड़ जाता है ना, गैस में परिवर्तित हो जाता है। गैस उष्मा पाकर गर्म हो जाता है। मान लो अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए सिलेंडर है, अगर उसको एकदम गर्म करो तो फिर वो क्या हो जाएगा, गैस उष्मा पाके गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसको ठंडा कर दोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, पानी में चेंज हो जाएगा। तरलता देखते हैं, फ्लूइडिटी देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। अब देखिए हो क्या, ठोस को बहते हुए, ठोस क्या रहता है, अपनी जगह में स्थिर रहता है, उसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता। द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। अगर पानी के गिलास में पानी रखा, अगर उसको आप लोग ऐसे नीचे डाल दोगे तो क्या होता है, वो बहने लग जाता है। इवन गैस में भी बहने का गुण पाया जाता है। आप लोगों ने सुना है ना कि गैस कौन सी दिशा में बह रही है, तो फिर वो डायरेक्शन वाइज जो है वो गैस बहते हैं। तो द्रव और गैस दोनों में बहने का गुण पाया जाता है, जबकि ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। तो इतना लिख लोगे गाइस, क्योंकि और भी है आपके बुक में वैसे पॉइंट, बट क्योंकि एग्जाम में उतना लिखने का टाइम नहीं होता है। अगर 7 से 8 पॉइंट भी अगर आप लोग लिखते हो डिफरेंस बिटवीन में तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इतना भी अगर आप लिखते हो, और इतना याद करना भी आप लोगों के लिए ईजी है। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।